सुप्रीम कोर्ट इस वक्त लगातार खबरों का एक सेंटर बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई और पतंजलि ग्रुप के बाद आज ईडी की भी क्लास लगी है। ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई में करते हुए एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा गया कि आप किसी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकते सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल के नाम पर, और केस शुरू भी ना हो और लोग जेल काटते रहे। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है। हमारे साथ निखिल हैं। निखिल बताएंगे कि क्या मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। अभिनव, ये प्रेम प्रकाश वाला मामला है और प्रेम प्रकाश पर के बारे में ये इल्ज़ाम है कि वो झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनके साथी थे। और झारखंड में, जैसे हमारे कुछ दर्शक याद भी करेंगे, कि खनन घोटाले का इल्ज़ाम लगा था। अब खनन घोटाला तो एक वो मतलब इलीगल माइनिंग का केस है या वो किसी नेता के करप्शन का केस है। ईडी एक स्पेसिफिक रेफरेंस की उसमें जांच कर रही कि क्या इसमें पैसा लॉन्डर किया गया, इसका मतलब 2 नंबर का 1 नंबर क्या पैसा बनाया गया, इस स्पेसिफिक एंगल की जांच ईडी कर रही है। और उसी में प्रेम प्रकाश गिरफ्तार हैं और उनको 1.5 साल हो गया है अभी। और उन्होंने जो झारखंड हाई कोर्ट है वहां पे बेल की याचिका लगाई थी, जो कि मतलब खारिज हुई, और उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट रिलीफ के लिए आए। और इस याचिका की सुनवाई आज कर रहे थे जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता। तो जो उनकी खंडपीठ है, उन्होंने ये रेफरेंस, जिसके बारे में आपने अभी बताया, कि अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनफाइनाइट समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए किसी को जेल में रखें जबकि आपकी जांच या ट्रायल ही पूरा नहीं हुआ है। तो उसमें 2-3 तरह के सवाल थे। पहला तो ये कि अब ऑब्वियसली जो एसजी पेश हुए थे, अब असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे एसवी राजू ईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और प्रेम प्रकाश के उनके अपने वकील होंगे। तो बेंच के सामने ये सब, तो सबसे पहले बेंच ने ये कहा कि ये हमारे हिसाब से तो बेल का केस लग रहा है। माने ये मौखिक टिप्पणी है ना, अभी फैसला हुआ नहीं है। तो वो राय जानना चाह रहे थे कि सरकार या एएसजी इस बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम आपको दिखाएंगे कि इसमें किस तरह बेल नहीं बनती है, और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया गया। और बीते समय में सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के फैसले रहे भी हैं जिसमें ईडी की शक्तियों को एक तरह से बल मिला। जैसे एक केस वो था जिसमें जिसमें कई विपक्षी पार्टियां भी थीं। उन्होंने एक लाया कि ईडी की कार्रवाई पे एक ब्लैंकेट राहत चाहते थे वो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ये एक आपको ब्लैंकेट प्रोटेक्शन ईडी की कार्रवाई से नहीं मिल सकती है, केस बाय केस आप आइए कि के साथ, क के साथ, ग के साथ में हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप विपक्ष के हैं तो आप पे ईडी की कार्रवाई नहीं होगी। तो वो एक प्लस पॉइंट रहा। और तभी भी मतलब ईडी को तो ये सलाह दी गई थी कि नहीं नहीं, आप ध्यान रखिए कि आप जो प्रॉपर सिस्टम है उस हिसाब से काम करें। फिर एक था जो ईडी की एक एफआईआर के समकक्ष वो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि जैसे भाई निखिल पे क्या इल्जाम है, क्यों उन पे कार्रवाई हो रही है। तो एक केस था कि क्या ये इसे अगर नहीं भी दिखाया जाएगा निखिल को कि भाई किस मामले में आपको उठाया जा रहा है, तो भी वो वैलिड है। और वो भी एक मतलब और उस फैसले से भी ईडी की ताकत और बढ़ी। तो इस तरह से लगातार पिछले कुछ जजमेंट्स का आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के, माने मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो पब्लिश्ड आर्टिकल्स के आधार पर बता रहा हूँ, तो उससे ईडी को एक तरह से सैंक्शन मिलता गया उसकी पावर को। एक तो जो सरकार ने, संसद ने माफ कीजिए, कानून बनाया है, और सुप्रीम कोर्ट की लगातार उस पर मोहर चलती जा रही है। अब इस वजह से ये देखने को मिल रहा है लगातार कि कई केसेस में उसमें हर तरह के लोग हैं, कई बिजनेसमैन हैं, कई उसमें पॉलिटिशियन भी हैं। तो वो एक बार ईडी के रडार पे वो आ जाते हैं तो फिर उनको बेल में बड़ी प्रॉब्लम आती है। मनीष सिसोदिया का एग्जाम्पल है, और मनीष सिसोदिया का एग्जाम्पल इस आज की सुनवाई में दिया भी गया जब ये प्रेम प्रकाश मामले की सुनवाई चल रही थी। तो जैसे कोर्ट ने कहा कि देखिए 1.5 साल इनको हो चुका है, और जो आर्टिकल 21 में संविधान में आपको जीने का अधिकार दिया गया है उसके उल्लंघन का केस है। तो फिर जो सॉलिसिटर एएसजी थे ईडी की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा नहीं, सेक्शन 45 उन्होंने पीएमएलए का कोट किया। उन्होंने कहा कि ये बेल के लिए बड़ी सख्त शर्तें लागू करता है। और फिर प्रेम प्रकाश की तरफ से जो उनके वकील थे और बेंच की तरफ से कहा गया कि नहीं, वो तो वो तो तब लागू होगा कि भाई जब ये सारी चीजें होंगी कि भाई जो व्यक्ति है वो बाहर निकल के वैसे ही क्राइम करे, या वो बाहर निकल के एविडेंस टैम्पर करे। तो एएसजी ने लगातार कहा कि हम ये साबित कर सकते हैं कि इस तरह के खतरे हैं और इसीलिए अमुक व्यक्ति को जेल में ही रहने की आवश्यकता है। पर बेंच का ये कहना था, उन्होंने ही उस ट्रेंड को स्पॉट किया कि उन्होंने ये कहा कि आपका भाई ड्यू प्रोसेस भी तो कहीं जाएगा ना। और ये भी देखने वाली बात, जैसे एक जनरल रूल क्या है कि अगर आप आधा सेंटेंस सर्व कर चुके हैं, मान के चलिए मैंने एक क्राइम किया था जिसकी सजा थी 5 साल,
और हम अंदर हैं, अभी अंडर ट्रायल चल रहे हैं, या अभी चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई, जो भी XYZ, तो 2.5 साल हो जाएंगे। तो उसके बाद एक ग्राउंड यही आ जाता है कि भाई आधा तो भोग चुका है ये, तो वैसी बेल होती है। इस केस में वो हुआ नहीं है, बावजूद इसके कोर्ट ने कहा कि बेल के लिए ग्राउंड्स बनते हैं, क्योंकि अभी तक आपका प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ रहा है। और जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट वाला आप बिंदु कह रहे हैं, उसमें उसमें मतलब इस अगर स्पेसिफिक केस को आप छोड़ भी देंगे, तो उसमें ये देखने को मिला है कि चार्जशीट को लेकर एक नियम है कि वो कहीं 60 दिन भी है, 90 दिन भी है, कि उतने दिनों में वो चालान पेश कर देना है अदालत में, और उसके बाद फिर वो केस मतलब जांच एजेंसी के हाथ से निकल के वो जुडिशरी के पास चला जाता है, वो डिसाइड करेंगे। आप थोड़ा चार्जशीट के बारे में बता दीजिएगा दर्शकों को, चार्जशीट होती क्या है? चार्जशीट में जैसे वो बस एक डॉक्यूमेंट है कि जैसे हम पे कार्रवाई हो रही है, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट में लिखा होगा भाई निखिल ने ये किया, निखिल ने वो किया, निखिल ने काम नहीं किया, निखिल ने बाइक पर कुछ भी, जो भी इल्जाम है उनकी एक सूची है, और उन कामों से कौन कौन से कानून टूटे हैं उनकी जानकारी उसके अंदर होती है। फिर जब आप कोर्ट में चले जाते हैं, तो फिर कोर्ट में फिर जिस एजेंसी ने वो इल्जाम लगाया, पुलिस होगी, CBI होगी या ED होगी, उसको साबित करना पड़ेगा उस चीज़ को, उस चार्ज को, कि और फिर जो भाई जैसे अगर मैं आरोपी हूँ, तो फिर हमारा वकील बोलेगा कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, या जो कानून आपने लगाया नहीं लगा, ठीक लगा। तो इसके ये चार्जशीट फाइल करने की भी एक टाइम लिमिट दी गई है, वरना ऐसे तो फिर चलता ही रहेगा। तो जो अब ये एक टेक्निकलिटी है कि मान के चलिए 60 दिन या 90 दिन में चालान पेश नहीं हो पा रहा, चार्जशीट फाइल नहीं हो पा रही है, तो बेल के लिए एक आधार पैदा होता है। तो ऐसा देखने को मिला, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस केस में हुआ है या उस केस में हुआ है, कि कई बार अनेक एजेंसीज ये करती हैं कि वो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करती हैं कि हमको इतने दिन में जो हमारा सबूतों का हमने अन्वेषण किया, उसमें ये अमुक जानकारी और नई सामने आई जिसका एक लीगल बेरिंग है केस में। तो जनरली कोर्ट एडमिट भी करती हैं उनको। तो वो फिर अब आपका क्या हुआ, जो काउंटर आपका 89 डेज पे पहुंचा था या 59 डेज पे पहुंचा था, फिर 0 हो गया, अब 1.5 महीने फिर। तो ये एक तकनीकी बात है। तो और उसमें फिर उसी को लेके कोर्ट ने कहा कि इस तरह से इन्फिनिटली अगर रखा जाएगा, तो हम इस बात का संज्ञान लेंगे और उसमें हम इंस्ट्रक्शंस पास कर सकते हैं। मतलब कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वो ऐसा करेंगे, कोर्ट ने कहा कि ये एक ट्रेंड है जिससे कोर्ट चिंतित है, और हो सकता है भविष्य में इस चीज पर ध्यान दिया जाए। अच्छा, चार्जशीट को लेकर के कई बार मतलब जो निखिल बता रहे थे ये बात है कि चार्जशीट में एक तरीके से आप जो भी अपराधी होगा या जिस पे आरोप है उसका एक कच्चा चिट्ठा पुलिस, CBI या जो भी एजेंसियां हैं वो एक तैयार करती हैं और एक मजबूत चार्जशीट दाखिल की जाती है, ताकि अपनी तरफ से जो भी एजेंसियां होती हैं वो इस तरीके की चार्जशीट दाखिल करती हैं कि आरोपी छूट ना पाए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो चार्जशीट में लिखा हो वो सब कुछ सत्य हो या अंतिम सत्य हो। उस चार्जशीट को साबित भी करना पड़ता है कोर्ट के अंदर। हाँ। एजेंसियों को उस पे मेहनत करनी पड़ती है। जो बातें चार्जशीट में लिखी जाती हैं उसके सबूत और उसके तथ्य पेश किए जाते हैं। ईडी के केस में यही जो सबसे ईडी को ताकतवर बनाता है वो ये कि ईडी जो कुछ एक्ट है उसमें चार्जशीट दाखिल करने, जैसे PMLA एक्ट है, उसमें चार्जशीट दाखिल करने का समय ज़्यादा है और ये जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट की बात जो आपने कहा कि वो सर्कल घूम करके 0 हो जाता है। तो ये पहली बार है इधर हाल-फिलहाल के घटनाक्रमों में। आप याद करिए निखिल, पहले जो था वो CBI सबसे बड़ी ताकतवर संस्था मानी जाती। लेकिन बीते दिनों में जो कानून बने और संसद से पास हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेजिटिमेट किया कि हाँ, इस पे गड़बड़ नहीं है। कई जो विपक्षी दल पहुंचे थे एक साथ कि नहीं ये तो ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें भी सरकार की जीत हुई है। यही कहा था कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं ऑपोजिशन में हूं इसलिए मेरे पे ईडी का केस नहीं चलेगा। उन्होंने कहा ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। आप ये बताइए कि क्या आप स्पेसिफिकली मतलब XYZ कोई पार्टी है, उसका कोई नेता है ABC, उस व्यक्ति पर जो केस चल रहा है क्या उसमें कोई दिक्कत है? उन्होंने कहा कि हम ऐसे आपके पैटर्न ये नहीं उसको रीड नहीं करेंगे। आप एक व्यक्ति जिसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो रिलीफ के लाइए, हमको देना होगा, हम देंगे, मतलब हम देखेंगे, कंसीडर करेंगे, कोई ब्लैंकेट राहत नहीं। जो मैं 50% सेंटेंस वाला बता रहा था उसको जस्टिस खन्ना ने बताया, एक्सप्लेन किया है। वो है सेक्शन 436A CRPC का। ये कहता है कि भाई अगर आधा सेंटेंस हो गया, 10 साल की फॉर एग्जांपल सजा है तो 5 हो गए तो छोड़ सकते हैं। तो ये चीज ASG ने मेंशन की थी कि देखिए नहीं मतलब 436 में तो लिखा है कि आधी होगी तब छोड़ना है। तो उन्होंने कहा कि आप गलत तरह से पढ़ रहे हैं उसे। 436 एनेबल करता है कोर्ट को कि आप ऐसा कर सकते हैं, वो डिसेबल नहीं करता है कि आधा नहीं होगा तो आप छोड़ नहीं सकते। तो ये एक बात थी। फिर एक और चीज
जो मैं मतलब अपने दर्शकों से बांटना चाहता हूँ, मैं एक और आर्टिकल मैं बता दें कि ये जो जितनी जानकारी हम शेयर कर रहे हैं लाइव लॉ और बार एंड बेंच की है, और जैसे दर्शक हमारे जानते भी हैं कि सुनवाई सारी अंग्रेजी में होती है ना, तो उनके उनके भावानुवाद में अगर कोई चूक है तो वो उसे हम कोई दर्शक हमारे कमेंट में कर दें या हमें किसी दूसरे तरफ फ्लैग करें तो हम बिल्कुल अपना भूल सुधार करेंगे, स्वीकार करेंगे उसको। हाँ, तो एग्जैक्ट जो शब्द हैं ये बार एंड बेंच की खबर में छपे हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ देता हूँ, फिर उसका अनुवाद भी हम कर देंगे। जो जिस पैटर्न की आप बात कर रहे थे ना, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, इस केस में कहा है, उन्होंने कहा द होल ऑब्जेक्ट ऑफ डिफॉल्ट बेल इज दैट यू डू नॉट अरेस्ट अंटिल इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट। यू कैन नॉट से ट्रायल विल नॉट कमेंस अनलेस इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीट। You cannot keep filing supplementary charge sheet and the person is in jail without trial. In this case, the person behind bars for 18 months. दिस इज बॉदरिंग अस। तो वो ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट बेल का ये सिद्धांत, जस्टिस खन्ना ने कहा। हाँ, ये बेंच की तरफ से कहा गया। तो उनका ये था कि जो डिफॉल्ट बेल का सिद्धांत है, बेल बार बार सुप्रीम कोर्ट के अनेक जजेस कह चुके हैं, सीजीआई कह चुके हैं कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो बेल नहीं दे रही हैं, और वो कहते हैं कि बेल मतलब एहसान नहीं है, वो राइट ही है। ठीक है, मतलब जेल वैकल्पिक है, बेल अधिकार है। हाँ, वो जेल एक्सेप्शन है, क्योंकि अभी तो केस ही पूरा नहीं हुआ ना भाई। आपने तो इल्जाम ही लगाया ना मुझ पे। अब जिस दिन मैं दोषी साबित हो जाऊंगा उस दिन फिर राइट है मतलब एजेंसीज का और स्टेट का कि मुझे जेल में डाल दें। तब तक के बेल मेरा राइट है। तब तक के लिए तो तब तक के लिए जब तक आरोप साबित नहीं होता हाँ, तब तक तो व्यक्ति और उसकी निर्दोष कुछ है, बहुत ये स्पेसिफिक कानून कंडीशन है कहता कि है। मतलब फ्लाइट रिस्क है, माने कि भाग जाएगा, हाँ। या क्या एविडेंस टैंपर कर लेगा, माने बाहर आकर के सबूतों से छेड़छाड़ कर देगा, गवाह को धमका देगा। जो पावरफुल मतलब जो फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियन है या कोई बहुत क्रिमिनल नेचर का है, गवाह को धमका सकता है। इस तरह की चीजें होती हैं, तभी बेल मतलब नहीं मिलती है। और वो बहुत स्पेसिफिक है। पीएमएलए एक अलग मतलब अपने ही तरह का कानून है कि उसके अंदर भी बेल के लिए स्ट्रिंजेंट आपको साबित करना पड़ेगा कि हम निर्दोष हैं। वो तो इस तरीके का बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब इस तरह की चीजें। पीएमएलए का केस इसीलिए तो डरते हैं ना लोग ईडी से कि वो केस लगने के बाद बेल थोड़ा सा वो मतलब जो विधिवत प्रक्रिया के तहत ही बेल मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए बहुत सारे आप देखेंगे कि लीडर्स जो अच्छे लोग मतलब ताकतवर लोग जो थे, अब वो जेल में हैं और वो बेल ही नहीं पा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में केस। अच्छा, मनीष सिसोदिया का जिक्र किस विषय में आया? पूरी सुनवाई तो हमारे पास में नहीं है। मनीष, हुआ ये कि बेंच को एएसजी की तरफ इस मनीष सिसोदिया के केस का जिक्र आया, तो उसमें जस्टिस खन्ना ने ये एक्सप्लेन किया कि मनीष सिसोदिया के केस में उन्होंने क्या कहा था और उसको किस तरह से रीड किया जाएगा। जब उनके बेल की सुनवाई आई थी तो उन्होंने कहा कि आप मिक्स मत कर दीजिए उनको कि यहाँ नहीं मिला तो यहाँ नहीं मिला, इस तरह की चीज थी। और जैसा हमने बताया कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि मतलब ट्रायल इसलिए नहीं शुरू हुआ क्योंकि जांच ही पूरी नहीं हुई है, और जांच इसलिए नहीं पूरी हुई क्योंकि आपको लगातार नई नई चीजें मिलती जा रही हैं। तो वही जो वो 59 दिन और मतलब 89 दिन वाला जो काउंटर है, उसको कोर्ट ने कहा है कि हम इस बात से चिंतित हैं। और उन्होंने कहा इन सम केस वी विल टेक इट अप एंड वी आर पुटिंग यू टू नोटिस इन दैट। उन्होंने कहा कि कभी हम इस पे विचार करेंगे और आपको बता रहे हैं कि ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा कि ट्रायल हैज टू बिगिन व्हेन यू अरेस्ट एन एक्यूज। उन्होंने कहा कि आपने गिरफ्तार किया, उसके बाद आपको जो विधिवत समय सीमा है उसके अंदर ट्रायल भी चालू करना है। और ये ताकीद भी की गई है कि जो ये स्पेसिफिक केस था प्रेम प्रकाश वाला, कि इनका ट्रायल जैसे उनको भाई उनके वकील ने तो तुरंत ही बेल वो चाहिए थी, तो एएसजी ने कहा कि बेल नहीं मिल सकती, तो कोर्ट ने दोनों को न मानते हुए एक बीच का रास्ता निकाला कि 1 महीने का समय दिया गया एजेंसीज को, और 1 महीने के समय में ये कहा गया है कि आप वो ट्रायल कमेंस कराइए, और प्रेफरेबली उन्होंने कहा कि डे टू डे सुनवाई हो इसकी, ताकि वो, क्योंकि अभी क्या है जो मतलब सुप्रीम कोर्ट से पहले की प्रक्रिया अभी अधूरी है एक तरह से, इसीलिए वो उस तो कोर्ट का भी ये कहना था कि एक बार आप ड्यू प्रोसेस करवाइए, लेकिन इसको थोड़ा आप जल्दी कीजिए, ये कहा गया। ये मतलब अब तक ये माना जाता रहा है कि ईडी का केस जिसपे लग गया वो लंबे टाइम तक के लिए गया। जैसे आप देखेंगे जब सत्येंद्र जैन को पहली बार जब जेल हुई थी तो उनको मंत्री पद नहीं छोड़वाया था, मंत्री वो लंबे समय तक वो मंत्री बने रहे थे। लेकिन जब तब तक कई सारे घटनाक्रम हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसला भी आ गया, और तो फिर जो है जब मनीष सिसोदिया जेल गए तो पहले वो इस्तीफा देके गए, कि यानी उनको भी समझ में आ गया था कि अब जो है लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ सकता है।
जो वो घटनाक्रम था। और बाकी जितने भी बड़े नेता गए तो जल्दी उनको जमानत नहीं मिलती है ज्यादातर केसेस में। मनीष सिसोदिया वो केस था जिसको बहुत डिस्कस भी किया गया। मनीष सिसोदिया केस की जब ऐसी मतलब जो वर्बल टिप्पणियां होती हैं, मौखिक टिप्पणियां जो बेंच की होती हैं, वो जब ऐसी रिपोर्ट होती थी तो लोगों को लगता था कि शायद कोर्ट इंक्लाइंड है बेल देने में। नहीं दी, वो दूसरी बात है, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह ईडी की जो शक्तियां हैं उसको भी सुप्रीम कोर्ट की मोहर मिलती जा रही, लेकिन वो जो ये जो हम देख रहे हैं लगातार कि बेल मिल नहीं पा रही, इस चीज को भी लेके कोर्ट लगातार फ्लैग करती आ रही है। अब उन्होंने कहा है कि हम किसी केस में हो सकता है इस चीज को कंसिडर कर लें, तो ये है। लेकिन ईडी के लिए उतना भी खराब दिन नहीं था आज अभिनव। एक अपडेट और भी है, ये दिल्ली हाई कोर्ट है से आया है, और ईडी के लिए अगर एक ऐसी खबर थी जो थोड़ा आप सेटबैक की तरह लें तो ये उनको अच्छा लगेगा ये जान के। हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल वाला मामला है? जी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, उनको लगातार ईडी के समन जा रहे हैं जो कथित शराब घोटाला है, उसका आरोप है, उसमें उनको भी शरीक होने का। उसी में सत्येंद्र जैन और आपके मनीष सिसोदिया ये सब जेल में हैं अभी फिलहाल। उनको समन आ रहा है लेकिन वो जा नहीं रहे हैं, और वो उनके स्टेटमेंट्स इस तरह के रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं चिट्ठी विट्ठी लिखता हूँ ईडी को कि मैं ये गैर कानूनी समन है और मैं वर्चुअल सुनवाई से हाजिर होने को तैयार हूँ वगैरह। और ये मामला अब मतलब ये लिखा है एक बार कि आप मुख्यमंत्री की हैसियत से बुला रहे हैं, ये पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से बुला रहे हैं। उन्होंने अलग-अलग अपने तर्क दिए हैं कि वो क्यों नहीं जाते हैं, पर अनेक समन हो गए हैं, आधा दर्जन से ऊपर। तो इसको अरेस्ट से प्रोटेक्शन पाने के लिए, जैसे अरविंद केजरीवाल, जब अभिषेक मनु सिंघवी से बात हुई, अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ वकील हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, वो अपीयर हुए अरविंद केजरीवाल के लिए, और अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे गिरफ्तारी से राहत मांगने के लिए। तो एक तरह से वो भी देख पा रहे हैं कि जिस तरह का केस है, हम इसमें अरेस्ट से प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए वो जाते भी नहीं हैं। तो यही चीज अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कही भी। कोर्ट ने दरअसल उनसे ये पूछा कि भाई आपको बार बार समन आ रहा है एक सेंट्रल एजेंसी का, और संबद्ध व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो भारत के नागरिक हैं, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि वो आप समन को ऑनर नहीं कर रहे हैं, आपको जाने में प्रॉब्लम क्या है? तब अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि हमको एजेंसी के सामने पेश होने से दिक्कत नहीं है, हमको प्रोटेक्शन चाहिए गिरफ्तारी से। हाँ, कि पता लगा पेश हुए और उसके बाद फिर और बैठा ही लिया। उन्होंने कहा कि मेरे जो पक्षकार हैं, माने अरविंद केजरीवाल, उन्होंने हर समन का जवाब दिया और वो वर्चुअली आना चाहते हैं। तब कोर्ट ने कहा था कि आप सिटीजन हैं, आपको समन आ रहा है और आप पेश नहीं हो रहे हैं, मतलब ये एक टिप्पणी थी। तो सिंघवी ने फिर अपनी वही मतलब बातें दोहराई जो अरविंद केजरीवाल पहले कह चुके हैं कि समन जो भेजे जा रहे हैं वो मतलब विधिक कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं भेजे जा रहे हैं, और ये गिरफ्तार करने का एक स्टाइल बन गया है। इस तरह की उन्होंने बातें कही, और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का उन्होंने जिक्र भी किया। तो ये सारी चीजें हैं। और जैसे ऑब्वियसली दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का केस लगा था, तो भारत सरकार के भी बड़े बड़े वकील गए, एएसजी एसवी राजू गए थे यहाँ पे, और स्पेशल काउंसिल गए थे जुएब हुसैन। तो इनसे पूछा गया कि भाई ये याचिका आई है, आपको क्या कहना है इस पे? तो उन्होंने ये कहा कि जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका लगवाई गई है वो सुनवाई योग्य ही नहीं है, और उन्होंने कहा कि अगर टाइम मिलता है तो वो इस चीज़ को एस्टैब्लिश भी कर देंगे। अब अगली सुनवाई होगी इसकी 22 अप्रैल को, और तब तक के ईडी को अपना जवाब भी देना है। चलिए, तो ये अप्स एंड डाउन्स लेकिन वाला एक दिन रहा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं दी है। जी। तो ये दोनों खबरें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। इस वाले मामले में, केजरीवाल वाले मामले में ईडी को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तरीके से और ताकत दी, अगर उसको आप देखेंगे कि भाई क्वेश्चन किया कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये पहली बार है जब ईडी के पास कहा गया कि इसके पास सर्व शक्तियां हैं और ये जब कार्रवाई करती है तो मजबूत कार्रवाई हो जाती है। तो पहली बार ईडी की कार्रवाइयों पर सवाल उठाया गया सुप्रीम कोर्ट से। एक तरीके से ईडी की छोटी सी क्लास लग गई कि भाई आप जो है इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप वो सर्कल घुमाते रहेंगे सप्लीमेंट्री चार्जशीट वाला। तो अब ये खबर आगे कैसे बढ़ेगी, महत्वपूर्ण खबरें हैं दोनों की दोनों, इस पे हमारी नज़र रहेगी। ये बातचीत निखिल ने जो जानकारी दी और जो भी बातचीत हुई आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।